हाय एवरीवन। मेरा नाम है सौरभ गिरी। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास में डेनिस और फ्रांसीसियों का आगमन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ लिया था पुर्तगालियों का आगमन, ब्रिटिश का आगमन, डचों का आगमन। अब हम डेन्स और फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे जो कि अभी देख लेते हैं, रिविजन छोटा छोटा कर लेते हैं, मोटा मोटा, जिससे हमें आगे का आइडिया अच्छी तरीके से लग जाए। पहले विश्व का मैप सब लोग बनाना सीख जाए, जिससे बहुत ज्यादा आपको लाभ होगा। ठीक है, पहले तो ये देख लीजिए, ये अफ्रीका अफ्रीका वाला भाग है, ये भारत, ये इंडोनेशिया जैसा भाग है, ये जापान वगैरह जैसी है, ठीक है, ये यूरोप, और ये वाला जो भाग है यूरोप वाला है, ये एशिया वाला भाग है पूरा, ये अफ्रीका वाला भाग है, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये इंडोनेशिया वाला भाग है। इंडोनेशिया का इस टाइम बहुत महत्व रहेगा डेनिस में। और ये अमेरिका वाला भाग है। पहले तो व्यापारिक कंपनी भारत में आने क्यों लगी। पहला यह सवाल है कि क्योंकि यहाँ पे प्राचीन समय से ही भारत से व्यापार होता था। इसका यूरोप का प्राचीन समय से ही भारत से व्यापार होता था, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे कस्तूसतुनिया पे अरबों का नियंत्रण हो जाता है। अरबों के नियंत्रण होने के पश्चात, जब यहाँ पे अरबों का नियंत्रण हो जाता है, यहाँ पे एक जगह होता है कस्तूसतुनिया, यहाँ पे अरबों का नियंत्रण हो जाता है। तो ये लोग यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो स्पेन और पुर्तगाल क्षेत्र में जाते हैं और अपनी व्यापारिक को मतलब व्यापार करने के लिए भारत से भेजने लगते हैं। उसी टाइम कंपास वगैरह नई नई खोजें चालू हो गई थी, जहाजरानी का विकास हो गया था। एक व्यक्ति यहाँ से निकलता है जिसका नाम होता है कोलंबस। वह यहाँ से जाता है और अमेरिका पहुंच जाता है। अमेरिका पहुंच जाता है और उसको लगता है कि यही तो भारत है। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो निकलता है यहाँ से, वह जाता है भारत से व्यापार करने के लिए, यहाँ पे केप ऑफ गुडहल के रास्ते पहुंच जाता है। जमोरिन जो यहाँ का राजा होता है, कालीकट, जब जमोरिन उसका भव्य स्वागत करता है, वह व्यक्ति का नाम होता है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा यहाँ पे पहुंचता है और जमोरिन यहाँ का राजा होता है कालीकट का, उसका बहुत ज्यादा स्वागत करता है। स्वागत करने के पश्चात उसको मसाले, काली मिर्च जैसे चीजें देता है। तो काली मिर्च और मसाले देके जाता है, तो यहाँ से इसको 60% का मुनाफा होता है। जब यह 60% का मुनाफा होता है, तो यहाँ के जो पुर्तगाल के जो प्राइवेट कंपनी थी, पुर्तगाल में सीधे सीधे सब लोग आने लगते हैं। पहला जो व्यक्ति आता है फ्रांसीसी डी अल्मीडा। फ्रांसीसी डी अल्मीडा आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत करता है। फिर उसके बाद नीनो डी सॉरी अल्बुकर्क, फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क आता है। फ्रांसीसी डी अल्बुकर्क आता है तो धीरे धीरे हर एक चीजों का शुरुआत करने लगता है। सती प्रथा को खत्म करने की चालू की। फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे नियंत्रण किया। इससे पहले पहले वाले हम पुर्तगालियों के आगमन में ये सब पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद नीनो डी कुन्ना आता है। नीनो डी कुन्ना का एक ही काम होता है, राजधानी का हस्तांतरण। फिर उसके बाद पुर्तगाली जाने के बाद डच आते हैं। डच का जो व्यापार होता है यहाँ से ही होता है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं होता है और कुछ ही समय में वह भारत से चले जाते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटिश आता है, महारानी एलिजाबेथ होती है, उसको 15 साल का व्यापार का एकाधिकार दे देती है ब्रिटेन वालों को, अंग्रेजों को। तो वह व्यापार करने के लिए आते हैं। यह एक प्राइवेट कंपनी होती है, भारत से व्यापार कर कर जाते हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। धीरे धीरे कंपनियां आने लगती। फिर महारानी जी के मरने के बाद जेम्स प्रथम यहाँ का राजा बनता है। वो अनिश्चित काल के लिए व्यापार करने के लिए छूट दे देता है। वह जो पहली फैक्ट्री स्थापित करता है सूरत में स्थापित करता है। इससे पहले उसने यहाँ पे क्या नाम था, मुसलीपट्टनम और त्रावणकोर जैसे क्षेत्र में कंपनी स्थापित कर लेता है। लेकिन जो उसको दूसरी कंपनी स्थापित करता है, लेकिन वह जहांगीर यहाँ का राजा होता है, जहांगीर से अनुमति लेने के बाद पहले जो फैक्ट्री स्थापित करता है सूरत में, लेकिन उससे पहले कहाँ फैक्ट्री स्थापित कर देता है, मुसलीपट्टनम में। ठीक है, फिर उसके बाद ब्रिटिश चले जाते हैं, ब्रिटिश भारत में रहते हैं। फिर उसके बाद जो तीसरी कंपनी आती है जिसका नाम होता है डेनिस।
डेनिश की कंपनी आती है भारत में क्या करने, व्यापार करने के लिए। ये हमारा प्यारा भारत है। कुछ बात यहाँ पे दिल्ली में किसका शासन होता है, जहांगीर का। जहांगीर का शासन होता है दिल्ली में। जहांगीर के शासन होने के पश्चात, यह जहांगीर के मृत्यु हो जाने के बाद यह क्षेत्र बिखर जाता है, छोटे छोटे क्षेत्रों में यह बिखर जाता है। छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखरने के बाद, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा शक्ति नहीं, कोई ऐसा सम्राट नहीं रह जाता है जो पूरे भारत, अखंड भारत को कंट्रोल कर सके। लेकिन इनकी जब मृत्यु हो जाती है जहांगीर की, फिर उसके बाद यह अलग अलग शासकों में बिखरने लगता है। फिर एक कंपनी आती है जिसका नाम होता है डेनिश कंपनी। डेनिश कंपनी आती है भारत में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ से हम पढ़ना चालू करते हैं। जो पहली डेनिश कंपनी होती है, व्यापार के उद्देश्य से भारत में आती है, करने के उद्देश्य से भारत में आती है। ठीक है, यह बेसिकली 1616 में भारत में आती है। 1616 में यह एक जो पहली फैक्ट्री अपना स्थापित करती है वह त्रावणकोर में। जो पहली फैक्ट्री स्थापित करती है त्रावणकोर में, पहली फैक्ट्री त्रावणकोर में स्थापित करती है 1620 में। लेकिन इससे पहले भारत में फैक्ट्री स्थापित करने के बाद ये इंडोनेशिया वाला जो भाग है, ये पूरे विश्व में इंडोनेशिया वाला भाग है, यहीं पे अपना वर्चस्व जमा लेते हैं। यहीं से भारत का व्यापार करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं। लेकिन इनको बहुत ज्यादा भारत से मुनाफा होता नहीं है, इसलिए यह भारत से मुनाफा नहीं होने के पश्चात यह कहाँ चले जाते हैं वापस, यहाँ पे इंडोनेशिया में फिर से चले जाते हैं, क्योंकि भारत से व्यापार होता नहीं। बोलो, जाओ यहाँ से भाग जाओ। त्रावणकोर से व्यापार होते हैं, बंद कर दो उसको, जाओ। त्रावणकोर से व्यापार होने लगता है, ठीक है। ये इंडोनेशिया से त्रावणकोर से व्यापार, पहली फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं वो अपना त्रावणकोर में। दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं ये लोग, दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं बंगाल के सेमरामपुर में। बंगाल के सेमरामपुर में दूसरी फैक्ट्री अपना 1676 में स्थापित करते हैं। दूसरी फैक्ट्री बंगाल के सेमरामपुर में 1676 में स्थापित करते हैं। देखो, 1616 में आए, 4 साल बाद एक फैक्ट्री स्थापित की, फिर कितने ज्यादा दिन बाद वहां पे फैक्ट्री। तो इनका भारत में वर्चस्व नहीं रहा है, ज्यादा भारत से व्यापार नहीं कर रहे थे, इसलिए वह बहुत लंबे लंबे समय तक व्यापार करने के लिए कोठी स्थापित करते हैं। फिर इनको भारत से बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता है, भारत से लाभ नहीं मिलता है। भारत से लाभ नहीं मिलता है, इसलिए इसलिए वह अपनी फैक्ट्री को किसको बेच देते हैं, अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री बेच देते हैं। अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री बेच देते हैं। फैक्ट्री बेच देते हैं और वापस चले जाते हैं। वापस चले जाने का मतलब यह है कि वह इंडोनेशिया की क्षेत्र में चले जाते हैं, वहां से व्यापार करना चालू कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में ब्रिटिशों डेनिशों का वर्चस्व रहा है। भारत में इनसे कोई उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। आते हैं यह व्यापार करने के लिए, यह एक प्राइवेट निजी कंपनी होता है। निजी और छोटी कंपनी होता है, छोटी कंपनी होता है। ठीक है, पहले भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं, तो पहले जो इंडोनेशिया में जाते हैं, इंडोनेशिया में व्यापार पहले से करने लगते हैं। फिर भारत में जो पहली फैक्ट्री खोलते हैं, कहाँ पे, 1616 में। यह एक प्राइवेट और निजी कंपनी होती है। 1616 में भारत में व्यापार करने के लिए कोठी खोलते हैं, कहाँ पे, त्रावणकोर में। ठीक है, 1620 में यह त्रावणकोर में फैक्ट्री खोलते हैं। 1616 में भारत में आ जाते हैं। फिर दूसरी जो फैक्ट्री खोलते हैं, यहाँ पे एक क्षेत्र है बंगाल,
त्रावणकोर में पहली फैक्ट्री खोलते हैं, दूसरी फैक्ट्री बंगाल में खोलते हैं, बंगाल में खोलते हैं दूसरी फैक्ट्री। ठीक है, दूसरी फैक्ट्री बंगाल में खोलने के बाद यह भारत में उनका बहुत ज्यादा इनसे मुनाफा नहीं होता है, क्योंकि भारत में यह सूती वस्त्र के लिए व्यापार करने आते हैं, लेकिन उनका ज्यादा मुनाफा नहीं होता है, इसलिए वह इंडोनेशिया को ज्यादा प्रेफर करने लगते हैं, इंडोनेशिया से व्यापार करने लगते हैं। फिर तीसरी काम जो करते हैं, अंग्रेजों को अपनी फैक्ट्री बेच देते हैं। अब अंग्रेजों को फैक्ट्री अपनी बेच देते हैं 1745 में। 1745 में अपनी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच करके वापस इंडोनेशिया से व्यापार करने लगते हैं। भारत में इनका कोई उतना वर्चस्व नहीं रहा, उनका कोई स्थान नहीं रहा, फिर अपना सब समेट कर के चले जाते हैं। इसके बाद जब हम जो पढ़ेंगे वह फ्रांसीसियों के आगमन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली देख लेते हैं फ्रांसीसियों का आगमन। अब हम पढ़ रहे हैं फ्रांसीसियों के आगमन। भारत है ये छोटा सा, देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली है। दिल्ली में जहांगीर के मृत्यु के बाद, ठीक है, जहांगीर के मृत्यु के बाद यहाँ पे इनका कोई उत्तराधिकार नहीं रहता है, जिससे वह भारत को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। तो वह धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में बंटने लगता है, विखंडित होने लगता है पूरा भारत। और जब विखंडित होने लगता है तो कोई भी शासक आके कहीं पे भी फैक्ट्री स्थापित कर सकता है, कहीं पे भी राज कर सकता है, कहीं से भी व्यापार कर सकता है। ठीक है, उससे पहले ब्रिटेन वाले आए थे तो जहांगीर के दरबार में जाना पड़ा था आदेश लेने के लिए कि मुझे फैक्ट्री खोलने के लिए आदेश दीजिए। तब जहांगीर ने उसे सूरत में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने के लिए स्थापित किया। लेकिन इसमें जब फ्रांसीसी आते हैं तो कोई सत्ता ऐसी रहती नहीं है जिससे वह पूछने जाए। सत्ता विखंडित हो गई थी, सत्ता पूरी तरह से विखंडित हो गई। तो पहली पॉइंट जो हम देखेंगे वह लुई 14। लुई 14 जो है कंपनी का एक स्थापित करता है। यहाँ से सब लोग व्यापार करने के लिए भारत में आ ही रहे थे, तो यहाँ के लोग बड़ा सोचते हैं कि क्यों ना भारत से व्यापार करने के लिए जाया जाए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां भारत से पहले से व्यापार कर रही हैं और बहुत ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं। तो फ्रांस का जो शासक था उसका नाम होता है लुई 14। लुई को पीछे, लुई 14 कहता है क्यों ना जाओ भारत से व्यापार करो। और जब यह लुई 14 भारत से व्यापार करने के लिए भेजता है तो वो कंपनी का गठन करता है, जिसका नाम होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापार करने के लिए एक कोटिका स्थापित करता है। यह अगर सरकार ने खोली है, अगर लुई 14 ने खोला है, यह एक सरकार है, राजा है वहां का, तो यह एक सरकारी कंपनी थी। यह एक सरकारी कंपनी थी। ब्रिटिश वाली क्या थे, ब्रिटेन वाली सरकारी कंपनी नहीं थी, प्राइवेट कंपनी थी। अंग्रेजों की कंपनी जो थी प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन यह एक सरकारी कंपनी होती है। भारत में देरी से आने का इनको बहुत सारा लाभ मिला। भारत में देरी से आए तो इनको बहुत सारा लाभ मिला कि पहले व्यापार करने के लिए, इनसे कंपनी खोलने के लिए जहांगीर से अनुमति लेना पड़ा। लेकिन सब लोग विखंडित हो गए थे, कोई ऐसा राजा था नहीं, तो इनको अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ी, संघर्ष नहीं करना पड़ा। भारत में देरी से आने से के लिए, देरी से आने से इनको बहुत लाभ मिला, लाभ मिला फ्रांसीसियों को, फ्रांसीसी को बहुत ज्यादा इससे लाभ मिलता है। ठीक है, फिर क्योंकि केंद्रीय सत्ता, मुगल सत्ता बिखर गई थी, क्योंकि मुगल सत्ता, केंद्रीय मुगल सत्ता बिखर गई थी, इसलिए भारत में आने में इनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। या कहीं पे भी अपना फैक्ट्री स्थापित कर लेते। लेकिन हम लोग जब पढ़े थे कि ब्रिटेन वाले अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए थे, सूरत में, तो यह लोग भी अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं वह कहाँ पे करेंगे, सूरत में। सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1668 में। 1668 में पहली फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं वह सूरत में स्थापित करते हैं।
और दूसरी जब फैक्ट्री स्थापित करते हैं, तो लिख लेते हैं, दूसरी फैक्ट्री स्थापित करते हैं मछलीपट्टनम में। दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित करते हैं मछलीपट्टनम में। यह सवाल भी आता है कि फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो फ्रांस, पहले से ही भारत से व्यापार करने के लिए बहुत सारे यहाँ पे लोग होते हैं। पहले से व्यापार करने के लिए पुर्तगाल होते हैं, डेनिश होते हैं, ब्रिटिश होते हैं, डच होते हैं। तो फ्रांसीसी भी व्यापार करने के लिए आते हैं। तो फ्रांसीसी जब व्यापार करने के लिए आएंगे तो लाजमी है कि संघर्ष तो होगा ही, और इसी में ब्रिटिश का, मतलब अंग्रेजों का, ब्रिटिश का और फ्रांसीसियों का संघर्ष होने लगता है। क्योंकि सबसे ज्यादा उन लोग का मानना था कि जिसका जिसका सबसे ज्यादा वर्चस्व होगा, जिसके जो सबसे ज्यादा क्षेत्र को कब्जा करेगा, उसमें व्यापार में भागीदारी सबसे ज्यादा होगी। ये लोगों की ऐसी गलत धारणा थी। यह गलत धारणा बाद में जाके खत्म होती है 1813 में। ठीक है, 1813 में सभी कंपनियों को भारत में इजाजत दे दिया जाता है कि आप आओ व्यापार करो। लेकिन इनकी पहले से ये धारणा थी कि सभी कंपनियां, अगर हम जितने क्षेत्र को अपने कब्जे में करेंगे उतना व्यापार कर सकते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश और फ्रांसीसियों का संघर्ष होने लगता है। और संघर्ष में इसलिए होने लगता है कि कौन सी सत्ता कहाँ पे काम करेगी, कौन सी सत्ता कहाँ पे स्थापित करेगी, और किसको सबसे ज्यादा मुनाफा प्राप्त होगा। जैसे कि ये लोग कर्नाटक क्षेत्र में बहुत सारा युद्ध लड़ते हैं। कर्नाटक क्षेत्र में कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, क्योंकि मुगल सत्ता खत्म हो गई थी। मुगल सत्ता खत्म होने का मतलब यह था, मुगल सत्ता जब खत्म हो गई थी, यहाँ पे तो कोई भी व्यापार करने आ सकता था। और यह जिसको प्रेफर करते थे कि वो राजा बनाएंगे, राजा बनाने के बाद सबसे ज्यादा जिसके मुनाफा होता था उसको अपने नियम से राजा बनाते थे। इसी में तीन युद्ध होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध और कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि हम आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक और याद रखना है आपको कि जो पहली फैक्ट्री इनकी स्थापित हुई थी, ब्रिटिश वालों की, ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी सूरत में। ठीक है, यह मतलब राजा से अनुमति लेके सूरत में स्थापित किया गया था, लेकिन इससे पहले भी मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित कर लिए थे। मछलीपट्टनम में पहले ही फैक्ट्री स्थापित कर लिए थे। इसके बाद जो फैक्ट्री, जो कंपनी आती है जिसका नाम होता है फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, वह जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करती है सूरत में, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित करती है, वो भी मछलीपट्टनम में। ठीक है, मछलीपट्टनम में। इस प्रकार सभी भारत में कंपनियां लगभग हम खत्म कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ फैक्ट्री अपनी स्थापित करती है। ठीक है, एक एक कंपनियां आगे का देख लेंगे जिससे हमें आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पहले जो पुर्तगाल आए थे, पुर्तगाल की जो पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ पे, गोवा, गोवा में पहली फैक्ट्री, गोवा में पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। फिर उसके बाद डच आए थे, डच आए थे, डच मछलीपट्टनम में, मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। फिर उसके बाद ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश जो पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे वह औपचारिक फैक्ट्री सूरत में था, जिससे इजाजत लेके खोला गया था सूरत में। और अनौपचारिक फैक्ट्री जो स्थापित किए थे वो मछलीपट्टनम में। इसको ऐसे कर लेते हैं, मछलीपट्टनम में औपचारिक फैक्ट्री स्थापित किए थे। तीसरी जो कंपनी आई थी डेनिस की, डेनिस की,
डेनिस के, डेंस की, वह फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किए थे? वो भी मछलीपट्टनम में, क्योंकि वह सबसे ज्यादा प्रेफर किसको करते थे? इंडोनेशिया को, मछलीपट्टनम को। और जो चौथी कंपनी आई थी फ्रांसीसी की, फ्रांसीसी की, वह अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोले थे और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में। पहली फैक्ट्री सूरत और दूसरी फैक्ट्री मछलीपट्टनम में, ठीक है। इसी प्रकार भारत में व्यापार करने का सिलसिला रहा। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, पहली जो कंपनी आई थी, दूसरी कंपनी डच आई थी, तीसरी कंपनी ब्रिटिश आई थी, चौथी कंपनी डेन्स आए थे, पांचवी कंपनी फ्रांसीसी आए थे। फिर हम आगे वाली क्लास में जब पढ़ेंगे, वो कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। आगे हम क्लास में कर्नाटक का प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।